स्वागत है आपका यूपी 9 बजे में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और जो बड़ी खबर आज की, मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्तार के एम्बुलेंस केस में पुलिस की यह कार्रवाई हुई है। बाराबंकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है हॉस्पिटल संचालिका समेत 2 लोगों को। पुलिस ने डॉक्टर अलका राय को गिरफ्तार किया है। मऊ के श्याम संजीवनी हॉस्पिटल की संचालिका SN राय को भी गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। तो डॉक्टर अलका राय और SN राय जो कि संचालक हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में डॉक्टर अलका राय वही डॉक्टर हैं जिनके हस्ताक्षर पर एम्बुलेंस मिली मुख्तार अंसारी को, जिसका इस्तेमाल मुख्तार अंसारी सालों से कर रहा था। उसे मॉडिफाई कराकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। लग्जरी गाड़ी के रूप में उसको तब्दील कर दिया गया था। जब पंजाब के मोहाली कोर्ट में पेशी के दौरान यूपी के नंबर प्लेट वाली एम्बुलेंस तस्वीरों में कैद हुई, सवाल उठा कि आखिर यूपी की नंबर प्लेट वाली एम्बुलेंस का इस्तेमाल पंजाब में क्यों हो रहा है। तब जाकर ये बात सामने आई कि दरअसल मुख्तार अंसारी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल 7 साल से लगातार कर रहा था और ये एम्बुलेंस मऊ के एक हॉस्पिटल के नाम पर है, रजिस्टर्ड है और वहां की संचालिका के ही हस्ताक्षर पर मुख्तार अंसारी को यह एम्बुलेंस मिली है। हालांकि इसके बाद अलका राय का बयान भी आया था। उन्होंने कहा था कि ये मुख्तार अंसारी की ओर से जनसेवा के लिए एम्बुलेंस मांगी गई थी और इसलिए हॉस्पिटल ने दी। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जब बड़ा इंसान मांगता है, बाहुबली इंसान, तो मना करने का कि साहस उनके पास नहीं। लेकिन SIT इस पूरे मामले की जांच करती है। यूपी से लेकर के पंजाब तक इस मामले की जांच होती है। SIT की टीम जाती है पंजाब और वहां पर जांच करती है। जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर अब अलका राय की गिरफ्तारी हुई है, SN राय की गिरफ्तारी हुई है। आज ही इनकी कोर्ट में पेशी होगी। अलका राय के संबंध और भी हैं मुख्तार अंसारी से, ये बात भी पुलिस को पता चला है और यह भी पता चला है कि लेन देन होता रहा है और बेहद करीबी का ये रिश्ता है। अमित गंजू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, लगातार मुख्तार अंसारी केस को आप देख रहे हैं, रोपड़ से लेकर के यहां तक लाने की प्रक्रिया, एम्बुलेंस मिलने की प्रक्रिया और एम्बुलेंस की जांच, सब पर आपकी निगाह बनी हुई है। अब गिरफ्तारी हो गई अलका राय की, SN राय की एक गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये मामला हाई प्रोफाइल होता चल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के जहन में जो बात थी या लोगों के बात में थी कि डॉक्टर निर्दोष है। पहले तो मैं बताना चाहूँगा, अलका राय को इस एपिसोड के पहले कोई नहीं जानता था। ना तो उसके पॉलिटिकल कोई टच माना जा रहा था और ना तो उसके राजनीतिक दल के लोगों से कोई नज़दीकियाँ बताई जा रही थी। हालांकि MBBS और गायनी के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया है। डे ऑफिसर रही कई जगह, CHC PSC और तमाम जगह रही। मगर मुख्तार के मामले में एक एम्बुलेंस का इशू सामने आया, जिसके बाद पहले तो जो IO टीम गई थी उनके पास मिले, जिसमें AK सिंह और 5 लोगों की टीम थी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उनके मुख्तार या मुख्तार से कोई लेना देना नहीं। फिर एम्बुलेंस के इशू पे उन्होंने मना कर दिया, यानी कहीं ना कहीं वो पहले दिन से ही मना करती रही। लेकिन जैसे जैसे जाँच का दायरा बढ़ा या कहा जाए जैसे जैसे चीज़ें बढ़ी तो तमाम फैक्ट्स के डिस्क्लोज हुए, कई चीज़ें डिस्क्लोज होकर सामने आई। बात 23 तारीख की बात की जाए, 23 मार्च की, या बात की जाए 17 मार्च की, या बात की जाए 2 फरवरी की, या बात की जाए 8 तारीख की, डेट्स हो सकता है डिफर करती हूँ, लेकिन बयान बदलते चले गए। और अब जब टीम ने उन पर शिकंजा कसा तो कई फैक्ट्स एम्बुलेंस के उभर के सामने आए और मुख्तार से डायरेक्ट उनके रिलेशन, डायरेक्ट उनकी मदद है, ये तो अब जांच का दायरा बताएगा। लेकिन एम्बुलेंस इशू में कहीं ना कहीं फंसती नजर आई और उनकी गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल, तमाम दलीलें जो हैं अलका राय की, जो अब तक की दलीलें रही, बचने की कोशिशें रही, वो नाकाम साबित हुई और अब मामला दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट में पेशी होगी। आगे क्या होता है उस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी। धन्यवाद अमित इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं एम्बुलेंस केस में। इधर अब वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। वैक्सीनेशन पर अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। बैठक वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ होने वाली है। शाम 6 बजे PM मोदी ये मीटिंग करेंगे। 18 साल से ऊपर सभी को वैक्सीनेशन की बात पहले ही कही गई है, फैसला ले लिया गया है। 1 मई से ये प्रक्रिया शुरू होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। आज की जो शाम 6 बजे की मीटिंग होनी है, जिसमें वैक्सीनेशन के उत्पादन को और बढ़ाने पर जोर होगा। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, आज की जो मीटिंग है, मुख्य एजेंडा क्या होगा उसका?
देखिए, आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी की 3 बड़ी बैठकें हुई थी, जिसमें शाम को उनकी बैठक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के साथ में हुई थी और डॉक्टर्स के साथ में भी उनकी बैठक हुई थी। आज की अगर हम बात करें तो आज वैक्सीन निर्माताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक शाम 6 बजे होगी और इस बैठक में फोकस रहेगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से वैक्सीनेशन प्रोडक्शन को यानी उत्पादन को देश में बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह से पहली मई से जो बदलाव किए गए हैं वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर, जिसमें अब 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लग सकती है, वहीं राज्यों को भी अधिकार दिए गए हैं, कंपनीज को भी अधिकार दिए गए हैं कि वो वैक्सीन इंपोर्ट करा सकें और अपने हिसाब से अपने स्टेट के अंदर उसको वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ा सके। तो ऐसे में वैक्सीन निर्माताओं से आज बातचीत इस स्तर पे होगी कि किस तरह से आने वाले वक्त में वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज किया जा सके। हालांकि अभी तक जो वैक्सीनेशन चल रही थी 45 साल से ऊपर, उसमें माना जा रहा है कि सेटिस्फैक्टरी लेवल पर वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन सभी लोगों तक ये पहुंचे, सभी एडल्ट तक ये पहुंचे, इसके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज करना होगा। बिल्कुल, और 1-2 गुना नहीं बल्कि कई ज्यादा स्पीड जो है, रफ्तार जो है कई गुना बढ़ानी होगी। शैलेंद्र बांगू, एडिटर, नेशनल ब्यूरो, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। कोरोना ने देश में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है देश में, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड कंट्रोल को लेकर संजीदा नजर आ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर को कैसे हराया जा सके, इसके लिए पीएम हर स्तर पर काम कर रहे हैं। बड़े अधिकारियों के साथ बैठक का दौर लगातार जारी है, साथ ही रणनीति जो बनाई जा रही है उसकी समीक्षा भी हो रही है। पीएम की कोशिश यही है कि देश को गंभीर हालात से बाहर निकाला जाए और हर एक नागरिक की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। नवरात्र में पीएम इस वक्त उपवास पर हैं, उपवास के दौरान भी लगातार काम में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश को कोरोना संकट से बाहर निकालने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। नवरात्र में उपवास होने के बाद भी दिन भर वो देश के अंदर महामारी से निपटने के हालातों पर फोकस रखते हैं। नवरात्र के 7वें दिन भी पीएम ने मैराथन बैठक की। सोमवार को प्रधानमंत्री ने सबसे पहले वैक्सीनेशन को लेकर अहम बैठक की। इस बैठक में वैक्सीनेशन का व्यापक अभियान चलाने का फैसला हुआ। देश में अब 18 साल से ऊपर के हर शख्स को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन पर बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की और कोविड कंट्रोल पर चर्चा की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी अभियान को आगे की रणनीति को लेकर पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक की। फैसला लिया कि बंगाल में बीजेपी अब किसी भी रैली में 500 से ज्यादा लोग नहीं बुलाएगी। साथ ही 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी किया जाएगा। इसके अलावा रैली में तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। पार्टी नेताओं के साथ चर्चा के बाद पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सीनियर डॉक्टर्स के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना की दूसरी लहर को हराने के लिए गंभीर चर्चा की गई। पीएम ने देर शाम फार्मा कंपनियों के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने, ऑक्सीजन की सप्लाई और दवाइयों की मौजूदगी की समीक्षा की। पीएम ने शासन के बड़े अफसरों के साथ भी बैठक की, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं, बेड की संख्या और आईसीयू की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। पीएम ने बीजेपी कैडर को सेवा भाव के साथ जनता के बीच रहने का संदेश भी दिया। और इसी बीच जो बड़ी खबर लॉकडाउन को लेकर है, उत्तर प्रदेश में उस आदेश को चुनौती देने वाली है उत्तर प्रदेश की सरकार। यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है और इस आदेश को योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है यूपी की सरकार। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में लॉकडाउन का आदेश, प्रयागराज, गोरखपुर के लिए भी आदेश है। 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से दिया गया है। सुशील पांडे दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कब तक यूपी सरकार यहां पर आ सकती है, उनका वकील आ सकता है याचिका दाखिल करने? जी देखिए, आज ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की जाएगी। थोड़ी देर में ये याचिका दाखिल भी हो जाएगी। मेनका 10:30 बजे जब इस पूरे मामले में कोर्ट बैठेगी तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो है वो आज चीफ जस्टिस की बेंच के सामने ये मेंशन कर सकते हैं ताकि इस पूरे मामले की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कल ये कहा गया था कि जिस तरह राजधानी लखनऊ, न केवल लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, इन तमाम जगहों पर लगातार जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर लॉकडाउन का आदेश दिया था और कई
जो फिलहाल अपने ऑब्जर्वेशन में टिप्पणियां की गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं अब योगी सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला आमने सामने है। योगी सरकार की तरफ से कल यह स्पष्ट कर दिया था कि हाईकोर्ट का जो आदेश है उस आदेश का कहीं ना कहीं से लॉकडाउन के पक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार नहीं है और इसीलिए फिलहाल वो पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और अब चूंकि ये लोगों के डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ मसला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगा दिया, उधर सरकार कह रही कि नहीं भैया ये लॉकडाउन तो हमें नहीं चाहिए, हमारे पास इंतजाम पूरे, हम कदम उठा रहे हैं जरूरी जो जरूरी है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जब 10 बजे अगर याचिका दाखिल होती है तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या है? क्योंकि डे टू डे लाइफ का मसला है, तो सुनवाई कब शुरू हो सकेगी, कब तक फैसला आ सकेगा, या सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज भी कर सकता है? तो इसके बाद की प्रक्रिया क्या है? जी देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तर प्रदेश सरकार जैसा बता रहे हैं एडवोकेट जनरल की उस पर काम कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट आज इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया तो निश्चित रूप से आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होके कोई ना कोई अंतरिम आदेश जारी कर दिया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप याचिका दाखिल करें, उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस मामले की सुनवाई कब की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज कोई तारीख भी दे सकता है कि कल सुनवाई करे या फिर अगले दिन सुनवाई करे, ये फिलहाल तय होना है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जरूर पहुंचेगी और ये कहेगी कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि जो लॉकडाउन का आदेश है इनका, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि तुरंत लगाया जाए, तुरंत लगाए जाने की बात हो रही है और ऐसे बड़े संख्या में लोग जो हैं उससे प्रभावित होंगे। धन्यवाद सुशील आपका पूरी जानकारी देने के लिए। और यूपी सरकार की अगर बात करें तो यूपी सरकार की दलील है कि लॉकडाउन अगर लगाया जाता है तो रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा लोगों के सामने, और जो जरूरी कदम है कोरोना को लेकर वो उठाए जा रहे हैं जहां पर जरूरत है, तो ऐसे में इस लॉकडाउन की जरूरत नहीं। कोरोना पर एक्शन में है योगी सरकार। कोरोना कंट्रोल को लेकर आज फिर समीक्षा मीटिंग होगी। 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले हैं। लखनऊ में यह मीटिंग होगी जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ से तमाम अधिकारी जो है टीम 11 के वो जुड़ेंगे। आइसोलेशन में है सीएम, लगातार कामकाज निपटा रहे हैं और इस वक्त आज 11 बजे की मीटिंग की भी खबर है। उधर वाराणसी को रेमडेसिविर की राहत मिल गई है। अस्पतालों को दिए गए हैं 1296 रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो कि रविवार को सौंपे गए थे 269। इस इंजेक्शन की कीमत रखी गई है 899 रुपए और ये भी निर्देश दिया गया है और सख्ती से कहा गया है कि अगर कोई अस्पताल इस इंजेक्शन की कीमत ज्यादा वसूलता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। आगरा से बड़ी खबर, जहां पर मत पेटी लूटने वाले से एनकाउंटर हो गया है और गोली लगने से घायल हुआ है आरोपी कुंवरपाल। पंचायत चुनाव में लूटी थी मतपेटी, इसने थाना जगनेर इलाके में हुई है मुठभेड़। आरिफ खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, क्या है खबर आपके पास? ये शख्स जिसको पकड़ा है एनकाउंटर के बाद, ये कौन है? मतपेटी क्यों लूटी थी इसने? देखिए मेनका 15 अप्रैल को आगरा में पंचायत का चुनाव था और जगनेर की एक चंदसौरा बूथ था, उस पर भीड़ ने हमला किया और जो बूथ था उसे मत पेटका लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस लगातार इस बदमाश की तलाश में जुटी हुई थी कि आखिरकार ये आदमी कहाँ है। पुलिस ने आज सुबह के आसपास करीब 5 बजे के आसपास इसको पकड़ लिया और इसने जो पकड़ा गया है कुंवरपाल, इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और उसका नतीजा ये हुआ कि गोली जो आरोपी है कुंवरपाल उसके लगी है और उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन 15 अप्रैल को जो घटना हुई थी बिल्कुल नक्सली टाइप की हुई थी। बूथ पर भीड़ ने हमला किया और मतपेट को लूट कर ले गए थे। जी, और पुलिस ने कामयाबी हासिल की।